नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयानों को लेकर आज एमपी की विधानसभा में भी भारी नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष के सभी बड़े नेताओं ने आज संवेद स्वर में नारेबाजी की और मांग की कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे और यहां सदन में भी कांग्रेस के जो नेता मौजूद हैं वो राहुल गांधी के बयान को लेकर खेद जताएं। सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो मांग की कि हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान के कारण राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष जुटा हुआ था राहुल गांधी पर, तो विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को आज एजेंडा बनाया। आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर हंगामा किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज अच्छा होमवर्क करके आए थे। उनके पास कब कब किस किस कॉलेज को बिना मान्यता के पात्रता दी गई, इस सभी का उल्लेख था। उस समय के मंत्री विश्वास सारंग ने कब कब क्या क्या लेटर लिखे, ये भी उनके पास थे। बाद में जब विश्वास सारंग की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, व्यक्तिगत हो रहा है, मैं दोषी नहीं हूं। नर्सिंग काउंसलिंग ऑटोमेशन संस्था है, मंत्री के पास कोई फाइल नहीं आती। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को सियासी तौर पर ठीक से मैक्सिमाइज करना चाहती है क्या बीजेपी? यदि हां, तो क्या उसे इसका फायदा मिलेगा? यह भी कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी क्यों कहा? क्या नरसिंह घोटाला आने वाले दिनों में एमपी में और भी तूल पकड़ेगा, माफ कीजिए, या फिर इसका पटाक्षेप समझा जाए? विपक्ष का यह उत्साह और सत्ता पक्ष का काउंटर आम जनता के मानस में कोई प्रभाव छोड़ पाएगा क्या? राहुल का बयान क्या एमपी में भी हिंदुओं का ध्रुवीकरण करा पाएगा? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ऐसा कम ही होता है कि संसद में जिन मसले को लेकर हंगामा हो उसकी गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई दे, लेकिन एमपी विधानसभा के कल से शुरू हुए सत्र के साथ ही संसद के मामले ही ज्यादा गर्म रहे। कल विपक्ष ने नीट परीक्षा को लेकर हंगामा किया और आज सत्ता पक्ष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर नारेबाजी की। समूचे सत्ता पक्ष की एक स्वर में मांग थी कि राहुल गांधी को हिंदुओं को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए। सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो उन्हें सदन से बर्खास्त करने की बात भी कही। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना चाहिए। उधर विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मसला एमपी का मिल गया है, वो है नर्सिंग परीक्षा में घोटाला। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए घोटाले की मांग को लेकर आज उपनेता प्रतिपक्ष ने बहुत तार्किक तरीके से सदन के अंदर नर्सिंग घोटाले के तथ्य प्रस्तुत किए। कटारे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पूरी तैयारी से आए थे कि किन किन नर्सिंग कॉलेजों को बिना पात्रता के पात्र बनाया गया, कैसे वहां होने वाले एडमिशन में समय से पहले ही स्टूडेंट को पास करवाया गया। सदन में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह ने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधिवत तरीके से सदस्यों के पेश न आने की बातें भी उठाई, लेकिन स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को पूरा मौका दिया कि वो अपनी बातें पूरी कर सके। विपक्ष की मांग थी कि उस वक्त के इंचार्ज मिनिस्टर रहे विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार विश्वास सारंग का इस्तीफा के लिए हम बात करेंगे, मांग करेंगे। अब बाकी सरकार का निर्णय, लेकिन ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी प्रदेश के युवाओं की, जिनके साथ भेदभाव हुआ, खिलवाड़ हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि एमपी में विपक्षी दल यानी कांग्रेस को भले ही सीटों का और वोटिंग प्रतिशत का कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन उन्हें देश में हुए फायदे ने संजीवनी दे दी। एमपी में भी विपक्ष वैसे ही आक्रामक रहना चाहता है जैसे लोकसभा में उनके राहुल गांधी एक्ट कर रहे हैं। अभी अंदाज कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीएसटी। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संतोष गौतम, ये मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है संतोष जी का। दूसरे मेहमान है अजय धवले, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, अजय जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान
दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज अजय धवले जी से। अजय जी, ये जो जगह जगह हम देख रहे हैं, मतलब दिन भर हर जिले से राहुल गांधी के पुतले फूकने की जो खबरें आ रही हैं, तो ये कहाँ तक ले जाएंगे इस आंदोलन को आप लोग? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि कल राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण दे रहे थे और संसद की जो गरिमा है, भारतीय संसद की जो गरिमा थी, उसको गिराने का काम उन्होंने किया। पहली बात तो हमारा जो हिंदू समाज है वो सहिष्णु होने का हमेशा से दम्भ झेल, सहिष्णु होने की वजह से आप देखेंगे बार बार हमारे हिंदू समाज के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर बार बार वार होते रहे। हमने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी देखा कि किस प्रकार से वो सनातन धर्म को HIV एड्स डेंगू तक के कह दिया। और कल नेता प्रतिपक्ष जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, नेता प्रतिपक्ष जी का जो बयान था, निश्चित तौर पे वो बहुत ही भर्त्सना करने वाला बयान है। सदन जो होता है डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के लिए होता है, और नेता प्रतिपक्ष का ये दायित्व था कि वो देश हित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे सदन के पटल पर उठाते। लेकिन आज भी देखेंगे, आज जब प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, तभी भी जिस प्रकार से विपक्ष हो हल्ला कर रहा था, जबकि पूरे लीडर ऑफ अपोजिशन ने किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास नहीं किया। कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटमेंट आ रहा था, तो समूचे पक्ष ने, समूचे सरकार ने या सारे सरकारी पक्ष ने, आपने देखा कि उनके बयान को हमने ध्यान से सुना, क्योंकि पहला भाषण था। लेकिन आज जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय टीका टिप्पणी और जिस प्रकार के विवाद की स्थिति विपक्ष द्वारा की गई, जिस प्रकार से वेल में आया गया, ये सारी बातें बताती है कि विपक्ष, ये समूचा विपक्ष जो 232 लेके आया है, इसको वो जो खींच है कि ये सरकार तीसरी बार नहीं बना पाए, ये उसकी खींच देश की जनता के जनहित के मुद्दे सदन में ना उठाकर सड़क वाली राजनीति जो सदन में कर रहे हैं, उस प्रकार की ये राजनीति का पैमाना इन्होंने स्थापित किया है। रही बात मध्य प्रदेश विधानसभा की, कि आज निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा किया कि सर, उसमें भी आऊंगा। अभी तो एक अपन अलग अलग सेगमेंट में बांट लेते, दूसरे में इनको इन करूंगा। संतोष गौतम जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, ये नहीं लग रहा आपको कि जो हिंदू हैं वो लामबंद हो जाएंगे? ये जो बयान है राहुल जी का, ये थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा आपके लिए? प्रवीण जी, इस प्रकार की झूठी कोशिशों से हिंदू भाइयों को लामबंद करने की कोशिश पहले हो चुकी है और इसका जवाब अयोध्या में मिल चुका है। बनारस में बड़ी मुश्किल से मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं, और जहां जहां मोदी जी स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं, उसका बखूबी विश्लेषण कल महुआ मोइत्रा ने कहा है कि बंगाल में गए तो कितनी सीटें मिली, जब पंजाब में जहां मोदी जी ने भाषण दिया तो कितनी सीटें मिली, महाराष्ट्र में जब भाषण दिया तो कितनी सीटें मिली। तो ये काट की हांडी अनेकों बार चढ़ चुकी है, एक ही बार चढ़ती है लेकिन कई बार चढ़ा चुके हैं। तो अब ये काट की हांडी अधिक चढ़ने वाली नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी सरकार थी, इस सब की कलई जब एक एक करके परतें जो बेनकाब करते गए कल राहुल गांधी, उससे बौखलाकर जो बात हिंदू की उठाई जा रही है, तो स्पष्ट कर दूं मैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, प्रवीण जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतने अच्छे विश्लेषक हैं, आप तो हर चीज समझ सकते हैं कि उनके कहने का भाव क्या था। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है, ये हिंसा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, नफरत और हिंसा की बातें, ये राहुल जी की पूरी बात का सार था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी नीट के मुद्दे पर बेनकाब हो चुकी है, मणिपुर पर उसके पास कोई जवाब नहीं है, बढ़ती बेरोजगारी पर उसके पास कोई जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री की बुरी तरह से नाकामी जिसके कारण 400 वाले जो वो थे इनके करिश्माई लीडर वो 240 पर आ गए, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो तो बौखला कर यही कहेंगे। ठीक है, बौखला रहे। तीसरे मान को करते हैं, दिनेश जी को करेंगे। दिनेश जी को करेंगे। दिनेश जी, जब प्रधानमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए, मतलब टोकने के लिए कल संसद में, तब उन्होंने जरूर क्लियर किया राहुल गांधी ने कि भाई मैंने हिंदू पर नहीं कहा, मैंने भाजपाई हिंदुओं पर कहा, मैंने भाजपा पर कहा कि ये वैसी बात करते हैं। लेकिन आप बीजेपी कुछ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो चीज़ों को मैक्सिमाइज करने में तो उसका तोड़ नहीं है, खासतौर पर सोशल मीडिया में। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, खासकर हिंदू वाले बयान को लेकर कह रहा हूँ? नहीं देखिए प्रवीण जी, जिसने भी कल की डिबेट सुनी है उसे तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं, और जिसने आज की हेडलाइन भी देखी होंगी अखबारों में, तो मुझे लगता है उससे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा और किस बात पर आपत्ति है। आप देखिए ना, कहीं भी जो है कोट अनकोट ये बात नहीं करी कि उनका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या था जिस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि सब हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन आप हिंदू नहीं हैं। मतलब अब उसमें किस पोर्शन पर उनकी आपत्ति है?
कि आप हिंदू नहीं हैं या जो है हिंदू हिंसक नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री समेत आज चीज आज पूरी चाहिए थी। कैबिनेट और बीजेपी के तमाम एमएलए फिर इसे संवेद स्वर में एजेंडा क्यों बना रहे थे सदन के अंदर? जो आपने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को एजेंडा बना के जब चलती है तो चलती है, क्योंकि उनका तो जब आप देखिए ना, एक तरह से सभी जगह के सभी नेताओं के बयान आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक आध कोई बयान आता है। जब ये हुआ कि हमको राहुल गांधी के इस बयान पर पूरे देश में प्रदर्शन करना है तो लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इसको लोग क्या मान रहे हैं? भाई आज प्रधानमंत्री जी का भी तो भाषण था ना, उनको जवाब देना था उस बात पे। वो तो संसद में वो खुद भी मौजूद थे, जवाब दे सकते थे। तो उसकी जो जिस तरह की राजनीति है, वो राजनीति ये है कि जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बताया जाए कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है और वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये पूरे हमने इलेक्शन में देखा, लोकसभा चुनाव में। इसके बाद नतीजे आ गए। आपको इंडिया अलायंस का भी एजेंडा पता है, आपको सीटों के नतीजे भी सब हम जानते हैं कि क्या स्थिति रही। तो वो पार्टी के अब जो आगे के एजेंडे हैं, जहां चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पकाना है ना। अब इस नैरेटिव के साथ तो नहीं जा सकते कि आपको कांग्रेस पार्टी को 99 मिल गई, हमारी 60-65 सीटें कम हो गई। इस माहौल के साथ तो नहीं जा सकते ना। अजय जी आप कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे। और दूसरी बात यह है, दिनेश जी की बात से शब्दशः तो नहीं, लेकिन ध्वनि तो ऐसे हो रहा है कि वो मतलब राई का पहाड़ बनाने पे जुटे हुए हैं आप लोग। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है अयोध्या की हार का संतोष जी ने जिक्र किया, तो अयोध्या तो हम उस समय भी हार गए थे जब बाबरी का जो विध्वंसक जो ढांचा था वो भी, और विध्वंस के बाद भी हम हार गए थे। 2 सीटें थी तब भी हम राम मंदिर के लिए लड़ते थे और आज भी लड़ेंगे और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि सनातन संस्कृति किसी की राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकती, वो इस देश की आस्था और गौरव का विषय है। रही बात जो कल का बयान था, आप देखेंगे आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट को फिर से रिबटल की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो यह इनकी जो ये परिवार है, फर्स्ट फैमिली है, इनकी देश के प्रति भावना दिखती है। जब इस देश में बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश के माइनॉरिटीज को या अन्य धर्मों को आप एक बार भी उनके विरोध में कुछ स्टेटमेंट देके दिखाएं। रही बात दूसरी की, कांग्रेस कहती कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे लेके अगर आप वास्तव में ये मुद्दे एग्जिस्ट करते और कितने प्रकार से किस स्तर तक ये एग्जिस्ट करते, तो आप 2024 का लोकसभा का चुनाव उठा के लिख लीजिए। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। अगर वास्तव में देश की जनता कांग्रेस के साथ में होती, इन मुद्दों के साथ में होती, तो कांग्रेस बहुमत पार कर जाती। और ये जो आज जो पैरासाइट की बात हो रही है, ये पैरासाइट के दम पे कांग्रेस उछलकर ये जवाब अगर देना चाहती है कि देश वास्तविक मुद्दों से हटकर आप सदन में भी राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बेईमानी है। कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। 10 साल आपकी सरकार थी, आपको 40 सीटें मिलती है। 10 साल हमारी सरकार रहती है, हमको 240 सीटें मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस में। और गवर्नेंस का भी जवाब लेते हैं। आप संतोष जी से जवाब लेते हैं। संतोष जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में, मैं वो सवाल लेके आता ही, लेकिन अजय जी ने वो सिरा पकड़ा दिया मुझे। उन्होंने कहा कि परजीवी हो आप लोग मतलब कांग्रेस। उन्होंने कहा परजीवी का काम ये होता है कि जिसके साथ चिपका रहता है उसका ही खून चूसता है, उसे ही बर्बाद करता है। देखिए प्रवीण जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है और सीख दूसरों को देता है। अजय धवले जी भी कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट एक प्रवक्ता का हो ही नहीं सकता है। 109 रुपए का जो पेट्रोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 93-94 रुपए का डीजल एग्जिस्ट नहीं करता है। 1100 रुपए की गैस की टंकी एग्जिस्ट नहीं करती है। 200 रुपए की दाल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो समूची देश की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा भारतीय जनता पार्टी के बयान। और भारतीय जनता पार्टी के बयान ऐसे क्यों ना हो? उनके नॉन बायोलॉजिकल जो प्रधानमंत्री है, जो कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल उत्पन्न ही नहीं हुआ, सीधे परमात्मा ने मुझे भेजा है, तो परमात्मा उनको मणिपुर नहीं भेज पाए तो इस सब की जो खीज है वो कैसे बता पाएंगे? तो उनको नीट के ऊपर जो मणिपुर नहीं दे पाए, इन सबकी खींच को दबाना है, तो कोई ना कोई मुद्दा तो उनको जीवित करना है। सो उनने राहुल गांधी के एक लाइन पकड़कर मुद्दा बना लिया। आपने संस्कृत
लगता है एक प्रसिद्ध उनका जो कहावत तो सुनी होगी, जो भाषण मोदी जी ने दिया वो शब्द भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार के जो उनके भाषण उनके हमेशा से होते रहे। जैसे आज भी उन्होंने एक शब्द बोला जो कि पूरी तरह से बोल नहीं पाए, वो भी गलत बोला उन्होंने, मुंह काला बोला, शायद मुकाबला बोलना चाहते थे। तो प्रधानमंत्री की हम बातों को ऐसे पकड़ने लग गए, यदि हम बोलने लग गए कि प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला था, क्या क्या नहीं बोला था, हम ऐसी टुच्ची राजनीति नहीं करते जिस प्रकार की इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। एक प्रश्न आपने पूछा था दिनेश गुप्ता जी से कि मोहन यादव जी ने आज यहाँ का मुद्दा उठाया। मोहन यादव जी ने मुद्दा इसलिए उठाया है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री वहां नीट और मणिपुर पर कुछ बोल नहीं पा रहे, बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोल पाए, उसी प्रकार यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और जो नर्सिंग स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, और जिसमें उनके एक मंत्री की साफ सहभागिता नजर आ रही है, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो भी इसी प्रकार की बातें करेंगे। हमारे ठीक है, अब दिनेश जी को करूंगा, पूरा मौका दिया आपको, दिनेश जी को करूंगा। दिनेश जी, ये चलन जो है वो हम बहुत कम देखने को मिलता है, अक्सर तो, बहुधा तो नहीं कहेंगे, ये बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर उठ रहे हों मसले वो कॉपी हों विधानसभा में भी। इसे कैसे देखते हैं आप जो एमपी में आज हुआ? नहीं, ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसे कहीं ना कहीं अपनी सेंट्रल लीडरशिप को मैसेज देना था। अन्यथा ये राजनीतिक मुद्दा है। ये ऐसा नहीं है कि संसद में कोई भाषण दिया है तो आप विधानसभा में खड़े होकर उस पर शोरगुल करें, क्योंकि वो भी एक जो है संसदीय प्रक्रिया के हिस्सा है जहां भाषण दिया गया, और उस भाषण पर उस वक्त स्पीकर ने तब तक तो कोई एक्शन लिया नहीं था कि आप नहीं बोल सकते, आप ये छाप नहीं सकते, वो तो या विलोपित भी नहीं किया। तो यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने की भी बात होती है कि मध्य प्रदेश का जो विषय है, एक विषय नर्सिंग तो था ही ना आज का, क्योंकि 3 तारीख को कल बजट है, ये बात हो रही थी कि साहब उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आप इतने लंबे समय तक चर्चा भी हुई और आपने वो मुद्दा भी उठाया। इस मुद्दे को यदि जिस तरह से बाहर उठाते आप, यदि हिंदुत्व का मुद्दा है, वो तो सदन के बाहर का मुद्दा है ना, जब जिस पर आप राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो रिएक्शन दिया वो भी तो लोगों के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सदन के भीतर मुझे लगता है ये गैर जरूरी एक कार्रवाई थी, इससे बचा जा सकता था, क्योंकि एक जो है संसदीय कोई कार्रवाई है, उसमें कोई किसी विधानसभा में उस पर चर्चा हो तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंस नहीं बनता। तो इससे मुझे लगता है कि बचना चाहिए था। जवाब ले लेते हैं अजय जी का। अजय, जवाब दीजिएगा। और मैं एक और एड ऑन कर देता हूं भाई, ऐसे ध्वनित हो रहा है कि जैसे नर्सिंग घोटाले को आपको मिनिमाइज करना था, डाइल्यूट करना था, तो आपने मतलब रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक होना ज़्यादा मुफीद समझा। ये ध्वनित हो रहा है इस पैनल की बातचीत से। जी, तो प्रवीण जी, मुझे लगता है दिनेश जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे से एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन देखिए देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे एन नंबर ऑफ प्रेसिडेंट हैं जब कहीं कहीं पार्लियामेंट की जो डिस्कशंस है या पार्लियामेंट के जो डिबेट्स है उसको लेकर विधानसभाओं में भी राज्यों के डिस्कशंस और डिबेट हुए हैं। रही बात मध्य प्रदेश की विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय उठाया। देखिए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, और जब आप एक बहुसंख्यक समाज को लेकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसके ऊपर आप माफी भी नहीं मांग रहे, मुझे लगता है वो देश की जनता के समक्ष ये विषय जाने की आवश्यकता रही है। आप कितना सीरियसली लेते हैं, कितना लाइटली लेते हैं, दिस इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। लेकिन हम जब इस देश की राजनीति में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किसी भी धर्म विशेष की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। यह सभी राजनीतिक दलों का नैतिक दायित्व है। मुझे लगता है हिंदू समाज को आप कुछ भी बोलेंगे और हिंदू समाज पलट के जवाब नहीं देगा, यही बस होते रहा है। इसी वजह से आप हिंदू समाज को बार बार बोलते रहे। रही बात जो नर्सिंग की कह रहे हो, तो आज देखिए कि ध्यानाकर्षण के ऊपर इतना प्रोलॉन्ग डिस्कशन हुआ है, उस प्रोलॉन्ग डिस्कशन में सरकार का भी अपना पक्ष आएगा, और निश्चित तौर पर हमारा जो पक्ष है कि हम बात करते कि 2019-20 में 15 महीने की सरकार में कितनी मान्यताएं दी है, 90%, 516 आवेदन आए थे प्रवीण जी, 516 में से 453, लगभग 90% आवेदनों को डिसाइड करके मान्यताएं दी गई है। अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे और ट्रुथ की बात करेंगे तो फैक्ट्स के ऊपर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी निश्चित तौर पे। अगर कोई मुद्दा है और कोई मुद्दा है, बहुत वक्त है सर, पूछ ले। संतोष जी कर लेते हैं। संतोष जी, जवाब आया पूरा, वो जवाब था उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का। उन्होंने कहा कि हम पूरे सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग को क्लीन चिट दी उन्होंने कि मंत्री का कोई रोल नहीं होता नर्सिंग कॉलेज मान्यता में। उन्होंने बल्कि मान्यता प्रक्रिया को सुधारा। 60% कॉलेज अनफिट थे जिसे आपकी गवर्नमेंट के वक्त मान्यता दी गई। संतोष जी।
प्रवीण जी, चाहे व्यापम का घोटाला रहा हो, चाहे ई टेंडरिंग का घोटाला रहा हो, सिंहस्थ का घोटाला रहा हो, महाकाल लोक का घोटाला रहा हो, क्या इस सरकार ने कभी ये स्वीकार किया है कि हमने ये घोटाले किए हैं? तो निश्चित रूप से उनकी तो ड्यूटी बनती है कि विश्वास सारंग को क्लीन चिट दे, लेकिन क्या कोई तर्कसंगत उत्तर दे पाए वो उमंग सिंघार के प्रश्नों का? मेरा तो साफ आरोप है कि केवल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ही नहीं, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े, ये सब लोग इस घोटाले के सरगना है। और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जो 2022 में होना था, वो 2023 में हुआ था, उसका परिणाम अभी तक नहीं आया। 66,000 विद्यार्थी केवल उस परीक्षा से परेशान है, उनका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब परीक्षाओं का मिला ले तो लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर परेशान है। उनके माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई डूब गई है और भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों की जेब में चला गया है। लेकिन बेशर्मी से आज हिंदुत्व का मुद्दा बीच में ला दिया। अरे हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको या तो समझ नहीं है। दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि जिसने भी पूरा भाषण देखा है उसको कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी की मंशा क्या थी। आज अखबारों की हेडलाइन जिसने देखी है उसके मन में कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी की मंशा क्या थी। लेकिन यदि आप उस मंशा को तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो या तो आप अनपढ़ हैं या आप अनपढ़ हैं या आप बहरे हैं, आगे की लाइन सुन नहीं सकते, या आप जानबूझकर देश के मुद्दों से दिनेश जी करते दिनेश जी करते हैं, फिर अजय जी भी कुछ कहना। दिनेश जी करते। दिनेश जी, आज मैं संयोग से सदन में था और बहुत इंप्रेसिव तरीके से हेमंत कटारे, मतलब मैं वैसी उम्मीद उनसे करता नहीं था, माफ कीजिएगा, हो सकता है मेरा आकलन खराब हो, लेकिन इतने तार्किक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और वाक्पटुता इतनी जबरदस्त थी उनकी। मतलब कैलाश जी जैसे सीनियर, विजय शाह जैसे सीनियर उन्हें टोक रहे थे। जब एक बात कही गई उनसे कि भाई आप मांग कर रहे हो मंत्री के इस्तीफे की, मांग सदन में नहीं की जाती, ध्यानाकर्षण में सवाल पूछना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं कि मंत्री को हटाएंगे क्या, बोले इसे आप मेरा सवाल मान लीजिए। और बहुत सारे वो लेटर और कागज लेके आए थे। तो ये मान के चले हम कि नर्सिंग घोटाले को लेके कांग्रेस आगे भी इसे और चाहेगी कि मसला जो है वो लंबा चलता रहे। देखिए प्रवीण जी, आपने जो बताया घटनाक्रम, जिस तरह का उनका जो सवाल था, पहली चीज जो मैं ये कहूं कि कांग्रेस का जो स्टैंड ही गलत था ये इस विषय में। ये ध्यानाकर्षण का विषय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ध्यानाकर्षण में तो सवाल जवाब होते हैं। आप इतना बड़ा गंभीर विषय है प्रदेश का, ये तो आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने इतने समय चला दिया। टोका नहीं, बिल्कुल तीसरे कैलाश जी ने कहा भी कि तो सत्यनारायण की कथा सुना रहे इसके लिए। हाँ, इसके लिए तो जो भी इसके लिए विपक्ष को यदि आभारी होना चाहिए तो नरेंद्र सिंह तोमर का होना चाहिए। उन्होंने गलत नियम के तहत ये चर्चा रखी। और दूसरा, इस मामले देखिए नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष यदि सीरियस होता, आप देखिए इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, जो मैं बार बार कहता हूं कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। विपक्ष क्यों नहीं जाता हाई कोर्ट में कि साहब इसमें आप जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर तो करिए, जिन्होंने परमिशन दी उनकी एफआईआर तो करिए। सरकार कह रही है हमने लोगों को हटा दिया मतलब आपने इन पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है इनकी। आप ये मानते ही नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में यदि किसी ने कोई गड़बड़ी हुई है तो इनकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, जबकि बड़ा संवेदनशील वो एरिया है। तो जो कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसकी लीडरशिप के बारे में मेरी जो धारणा है अभी भी वही है। ये तो उनको निश्चित तौर पे उनको फोन करके सारे नेताओं को कहना चाहिए कि साहब आपने इतना मौका दिया कि हमने पूरा एक दिन नर्सिंग घोटाले पे चर्चा करके इस मुद्दे को खत्म कर दिया। एक बार अजय जी को इन करते हैं। अजय जी कुछ बोलना भी चाह रहे थे। अजय जी, जो दिनेश जी कह रहे हैं वो भी कि भाई इंटेलिजेंसी के साथ डाइल्यूट करा दिया क्या नर्सिंग घोटाला सदन में? नहीं जी, प्रवीण जी, मुझे लगता है कि जो विधानसभा की कार्यवाही है, विधानसभा की रूल बुक है, वो कहती है कि प्रासंगिक और ऐसे मुद्दों पे जो सब्जुडाइज नहीं है उन्हीं पे स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। तो क्योंकि नर्सिंग का घोटाला सब्जुडाइज है और ये अभी प्रासंगिक विषय नहीं है, निश्चित तौर पे जो सब्जुडाइज मैटर है, मैक्सिमम फैक्ट जो है वो जुडिशरी के सामने है, उसमें इन्वेस्टिगेशन इन कंटिन्यूअंस है। अब रही बात कांग्रेस को, तो इस मुद्दे पर डिबेट करना था निश्चित तौर पर। तो जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि धन्यवाद देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के तहत पूरे दिन इस विषय पर सदन पे चर्चा करा ली। अगर आपके मन में ऐसे वास्तविक मुद्दे थे, हम तो ये कह भी रहे कि नंबर ऑफ पिटीशन सब्जुडाइज है, आप और एक पिटीशन लगा दीजिए कि ऑनरेबल हाईकोर्ट पूरी की पूरी प्रोब को मॉनिटर कर रहा है, आपकी भी पिटीशन को मॉनिटर करेगा।
किसी भी विषय में भ्रम फैलाने की राजनीति ना तो लोकतंत्र में होनी चाहिए, ना उसकी कोई जगह है। क्योंकि वास्तविक यदि कोई आप जिस प्रकार से कहते हैं कि इसमें कल्प्रिट कौन है, इसमें 2019-20 में कांग्रेस की भी सरकार थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जितने भी लोग हैंड इन ग्लव हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये बार बार स्पष्ट कर चुके कि कोई भी कल्प्रिट बख्शा नहीं जाएगा, और सीबीआई ये स्पष्ट कर चुकी है। अब जवाब लेते हैं कि वो संतोष मध्य जी। प्रदेश सरकार ने संतोष जी, ये ऐसे ध्वनित हो रहा है और ये लगता भी है कि भाई आप पिटिशनर के भरोसे होते हैं या मीडिया के भरोसे मिलते हैं, मतलब जो मिल गया उसे पर्याप्त समझ लिया और उसे ही आप लोग खींचना तानना शुरू कर देते हो। यदि आपकी मंशा वाकई कार्रवाई कराने की है तो क्यों नहीं खुद से आपके लीडर पिटिशनर बन जाते, क्यों नहीं आप वो कागज वहां देते जहां पर एक्शन होना है। प्रवीण जी, इसके पहले भी इस प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी आपको भी याद होगा कई बार कोर्ट पहुंची, न्यायालय पहुंची है, और इस मुद्दे पर अभी अपनी भारतीय जनता पार्टी बड़े अपने आप को रिलैक्स न माने, तरह तरह की तिकड़मों से इसको दबा देने के लिए। इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी संवेदनहीन नहीं है। वो छात्रों के दुख के, छात्राओं को रोते हुए देख रही है और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। मैं दिनेश गुप्ता जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम मध्य प्रदेश की जनता के हितों के रक्षक हैं, हम एक जागरूक विपक्ष हैं, और आज जो हुआ उसके बाद हम इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से जो भी विकल्प होंगे, चाहे हमको कानूनी विकल्प अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे, और हम छात्रों को इस प्रकार से सड़कों पर बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकते। अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रासंगिक विषय नहीं है, ठीक है, तकनीकियों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अजय धवले जी का यह कहना कि नरसिंह घोटाला प्रासंगिक विषय नहीं है, ये उन छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है जो छात्र सड़कों पर रो रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसी संवेदनहीन सरकार को इस प्रकार से ऐसी बातें करने का उसके प्रवक्ता को कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि सड़कों पर छात्रों के भविष्य का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। एक क्लोजिंग के लिए दिनेश जी के पास जाऊंगा, वक्त बिल्कुल फिसल गया से। दिनेश जी, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने गेन कुछ नहीं किया विधानसभा में, चुनाव में भी और लोकसभा में भी, लेकिन वो जिस तरह से आक्रामक हुई है अभी, तो क्या मोटिव यही है कि भाई वहां राहुल गांधी एक्ट करेंगे और यहां उनकी जो लीडरशिप है वो रिएक्ट करेगी उसी तरह से, लाइक राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए उसी तरह से होगा। देखिए, जो प्रॉब्लम यह है कि वो लीडरशिप जिस तरह की होनी चाहिए, इशूज को समझने वाली, और जो वोटर है अल्टीमेटली आप राजनीति में करते तो सत्ता के लिए ना, उसके मूड को समझने वाली जो चीज़ें होती हैं, उसके जो मुद्दे होते हैं, आप यदि उसके साथ नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। इसी के पास आसपास आप झूलते रहेंगे और खुश होते रहेंगे कि देखिए हमने आप 99, आज 99, कल आप 103 कर लीजिए, खुश हो जाइए कि हमारी 3 सीट बढ़ गई, 4 सीट बढ़ गई। ठीक, तो बाद में ये आपकी जितनी जी रोकना पड़ेगा आपको, समझ नहीं है जो वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि एक दौर था कि जब सदन के अंदर नेता जिस तरह का भाषण देता था वो उसे और नेता बनाता था जनता के बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो खुद को एक बार फिर से रीलॉन्च करने में लगा हुआ है। वो अपने मकसद में कितना कामयाब होगा ये तो तब पता चलेगा जब अगली बार चुनाव आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।